The Grey House सीजन 1 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। बेसिकली स्टोकली और लॉरेट का एलिजाबेथ से बदला लेने की कोशिश थी, क्योंकि उनको लगता था कि कॉन्फिडेंसरी की हार एलिजाबेथ का बहुत बड़ा हाथ था। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, चलो सिंपल शब्दों में समझते हैं। एलिजाबेथ रिचमैंड में रहने वाली एक इज्जतदार फैमिली रिचमैंड के वैन लॉ घराने की मेंबर थी। उसकी फैमिली में उसकी माँ एलिजा, भाई जॉन, भाभी लॉरेट और दो भतीजियां एलिजा और एना शामिल थी। बाहर से वो लोग कॉन्फिडेंसरी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो साउथ में रहते थे, लेकिन चुपके से वो ब्लैक लोगों को उनकी जालिम मास्टर से बचाते थे। इस काम में उनकी मदद वेबस्टर और मैकवेन जैसे लोग करते थे। जब सिविल वार शुरू हुई, यानी अमेरिकन सिविल वार, तब एलिजाबेथ ने अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट का यूज करके यूनियन को खुफिया मालूमात देना शुरू कर दी। इस तरह यूनियन धीरे धीरे कॉन्फिडेंसी पर भारी पड़ने लगी। एलिजाबेथ ने अपने सीक्रेट नाम बैडॉक उसका इस्तेमाल करती थी, जो उसने अपनी बिल्ली के नाम पर रखा था। उसकी स्पाइंग इतनी नुकसानदेह थी कि रिचमॉन्ड में कॉन्फिडेंसी के लोगों ने बैडकॉक को पकड़ने को अपना सबसे बड़ा मिशन मान लिया था। वो लोग काफी करीब आ गए थे उसे पकड़ने के, लेकिन कैप्टन लॉन्सबरी और उसकी प्लेटोन ने अपनी जान कुर्बान करके एलिजाबेथ को बचाने का मौका दिया। फिर भी स्टोकनी को पूरा यकीन था कि एलिजाबेथ ही बैडॉक है, इसलिए वो हर हद तक जाने को तैयार थी ताकि उसका राज खोल सके और उसे सजा दे सके। एक दिन एक मरे हुए यूनियन सिपाही की नकली टांग उससे एक नोट मिला। उस नोट से कॉन्फिडेंसी के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस को पता चला कि यूनियन रिचमॉन्ड उसके ऊपर हमला करने वाली और जंग खत्म करने वाली है। जब डेविस को ये पता चला कि पेस्टरबर्ग गिर चुका है, तो उसने लोगों को शहर छोड़कर भागने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ मैरी जैन और जर्सी, जिन पर डेविस के बेटे की मौत का इल्जाम था और जो यूनियन की मदद कर रहे थे, वो जनरल उलियसिस एस ग्रैंट के कैंप में पहुंच गए। उन्हें ग्रैंट को डिटेल में बताया कि कॉन्फिडेंस आखिरी बार कहां और कैसे मुकाबिल कर सकते हैं। रिचमॉन्ड में तब तक अफरा तफरी मच चुकी थी। क्लारा, जो यूनियन के लिए स्पाइंग करने में जेल में थी, उसे बंद करवाया गया, लेकिन बाद में जुदा ने उसे रिहा कराया और प्लान बनाया कि वो दोनों इंग्लैंड जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्लारा ने पहले गुलामों को आजाद करवाया, फिर एलिजाबेथ को अपने कमरे में ले गई और उसे हैम्पटन की अंगूठी दी। हैम्पटन जंग में अपनी टांग खो चुका था और बाद में अक्सर एलिजाबेथ से मिलने आता था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन सियासी डिफरेंस और कुछ गलत फहमियों की वजह से अलग हो गए थे। बाद में एलिजाबेथ का रिश्ता लैंसबरी के साथ बन गया। एंड में लग रहा था कि शायद एलिजाबेथ और हैम्पटन फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब कॉन्फिडेंसरी आखिरी दफा यूनियन का मुकाबला कर रही थी, हैम्पटन फ्रंट लाइन पर था और उसे गहरी चोट लग गई। एलिजाबेथ ने मिलने से इंफॉर्मेसी पहुंचाई। कम अज कम हैम्पटन ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में मोहब्बत के साथ गुजारे। इस तरह कहानी का एंड इमोशनल भी था और ट्रेजिक भी। जब रिचमॉन्ड में अफरा तफरी मची हुई थी, सोचो जो आदमी कुछ देर पहले उन गुलामों को जलाने वाला था, वही उनने मदद मांग रहा था ताकि वो उसे उठाकर बचा लें। ये कितनी बड़ी बेशर्मी थी। जिन लोगों पर उसने सालों तक जुल्म किया, वही उसे अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। ऐसे वक्त में लोग कहते हैं, अगर मजलूम भी जालिम जैसा रवैया अपनाए तो फिर फर्क क्या रह जाता है। लेकिन असल बात ये है कि अगर मजलूम जालिम को बचा भी ले तो जालिम बदलता नहीं, वो वापस जाकर फिर से वही काम करता है, दूसरों को जुल्म पहुंचाता है। इसलिए कई बार तकदीर को अपना काम करने देना ही बेहतर होता है। काश स्टोकली को भी कुछ ऐसा ही होता, लेकिन वो बच गया और सिर्फ बचा ही नहीं, उसने क्लारा को मार भी दिया। उससे पहले वो जुदा से मिली। जुदा बेचारा ट्रेन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। उसे कभी पता ही नहीं चला कि क्लारा क्यों नहीं आई, लेकिन सच ये था कि उन दोनों के दरमियान पावर इम्बैलेंस था। उसका रिश्ता बिल्कुल बर्बाद नहीं था, इसलिए जुदा के लिए ज्यादा अफसोस महसूस करना मुश्किल है। क्लारा के लिए दिल टूट जाता
ہے اس نے بہت کچھ سہا، اس نے یونین کی مدد کی، غلاموں کو آزادی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب جنگ یعنی امریکن سول وار اپنی اینڈ کی طرف تھی تو کلارا اتنی ایمبیشیس تھی کہ وہ انگلینڈ جا کر ایک چھوٹی سی سکون بھری زندگی گزارے، لیکن اس کا یہ خواب اسٹوکلی نے چھین لیا، اور یہی چیز اس اینڈنگ کو اور بھی زیادہ دردناک بنا دیتی ہے۔ اینڈنگ میں ایلزابتھ اپنے گھر واپس آتی ہے اور بالکنی سے یونائٹڈ اسٹیٹ کا جھنڈا لہراتی ہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا فلیگ۔ اسام جو وین لو فیملی کا ہاؤس سلیو اور اس کا سب سے بھروسے مند آدمی تھا، اسے مشورہ دیتا ہے کہ تھوڑا انتظار کریں، پہلے یونین فوج کو شہر میں آنے دیں، پھر اصل وفاداری دکھائیں۔ لیکن ایلزابتھ نے زندگی بھر اپنی اصلی پہچان چھپا کر رکھی تھی تاکہ وہ ریسزم کے خلاف کچھ چھپکے سے کام کر سکے۔ اب وہ اور ماسک نہیں پہننا چاہتی تھی، اسے پتا تھا کہ یونین جیت چکی ہے اور کانفیڈنسری ہار گئی ہے۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا کہ رچ موڈ کے لوگ اسے غدار سمجھیں یا پھر کچھ اور۔ جیسے اسم سے اندازہ لگایا گیا ویسے ہی ہوا۔ اسٹوکلی لوریٹ جو ایلزابتھ سے ناراض تھی کیونکہ اس نے اس کی بیٹیوں کو جان کے پاس بھیج دیا تھا، اور کانفیڈنسری کے وفادار لوگ ایلزابتھ کے گھر آ گئے، انہیں اسے پھانسی دینے کی کوشش کی، لیکن آخری وقت پر میکمن کلیوری لے کر آ گیا۔ اس نے یونین کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اسٹوکلی اور اس کے لوگوں پر گولیاں برسا دیں۔ اسی ہنگامے میں اسٹوکلی کا نام تمام ہو گیا، وہ وہیں پر مر گیا، یعنی اس کا اینڈ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ابراہم لنکن رچ موڈ آیا تاکہ دیکھے وہاں کیا ہوا۔ بعد میں جان ویکیز بوتھ نے لنکن کو نشانہ بنایا۔ جب لنکن واشنگٹن ڈی سی گیا تو اس کا قتل کر دیا۔ پھر کہانی 10 سال آگے بڑھتی ہے۔ جورج نے میری سے جانے سے شادی کر لی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے۔ ایلزابتھ سنگل رہتی ہے، شاید اس لیے کیونکہ اس کے لیے دوبارہ کسی سے محبت کرنا مشکل تھا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی محبت تھی اس کا ملک، اور وہ محبت بالکل سچی اور بے شرط تھی۔ اس کی پڑوسی اسے ہیرو نہیں مانتے تھے، اس کی موت کے بعد اس کا گھر تک توڑ پھوڑ دیا گیا، لیکن ایلزابتھ نے جو بھی کیا اپنی لیگیسی کے لیے نہیں کیا، اس نے صرف صحیح چیز کے لیے لڑائی لڑی۔ اس لیے جب ہم امریکن کی ہسٹری کے ہیروز کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ان کا نام بھی ابراہم لنکن اور فریڈرک ڈوگلس کے ساتھ لینا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں یہ صرف ایک کہانی کا اینڈ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جس نے سچ کا ساتھ دیا، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ سٹوری یہیں پر اینڈ ہوتی ہے۔